अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। अब मैं आपके सामने अपना अफसाना बगैर नंबर प्लेट इंसान पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो लीजिए अफसाना सुनिए। बचपन से हम उसे देखते आए थे, जहाँ कहीं कोई शादी या कोई तकरीब होती, छोटा दित्ता वहाँ खड़ा होता। कोई कहता ये औरत है, कोई उसे मर्द समझता, कोई हिजड़ा करार देता। यहाँ तक कि लोग उसे पागल ख्वाही मखलूक, पीरों का गनाह करार देने से भी गुरेज न करते। एक दो ने तो उसे अफगानिस्तान के दहशत गर्दों की औलाद तक कह दिया। लोगों ने उसके बारे में अजीबो गरीब कहानियां गढ़ रखी थीं। उसकी कमीज अगर औरतों जैसी होती तो शलवार मर्दों जैसी। अगर कमीज सादा होती तो शलवार को गोटा लगाया होता। अगर कमीज गोटे किनारी से मुज़य्यन होती तो नीचे धोती पहनी होती, और कभी इसी धोती को बतौर दुपट्टा इस्तेमाल किया जा रहा होता, कभी पैंट के ऊपर लंबा कुर्ता पहना होता। और तो और छोटा दित्ता साड़ी पहनकर भी अपना दिल बहलाता और साड़ी के ऊपर हैट रख कर आ जाता। गर्द जिस्म पर लिबास का कोई भी हिस्सा दूसरे हिस्से से मानवी रिश्ता न रखता था। मौके की मुनासबत से लिबास के तौर पर जो चीज़ उसके हाथ लग जाती पहन लेता। मलबूसात की तंज पर ज़बाइश के अलावा उसने होठों पर बेढंगी लिपस्टिक लगाई होती, कानों में बेहद बेजोड़ बुंदे पहने होते, हाथों पर मेहंदी के ठप्पों से अजीबोगरीब नक्शो नगार किया होता, नाखूनों पर नेल पॉलिश का इजाफा, गालों पर लाली, आंखों में सुरमा, कभी काजल की वसत, कभी मुंडे सर पर दुपट्टा ओढ़ा होता। इतना ही काफ़ी नहीं, कभी कभी वो सर पर बेढंगी विग लगाकर भी आ जाता। इस किस्म के नाकाबिल फहम नक्शो नगार छोटे दित्ते की शख्सियत का नुमायाँ हिस्सा थे। जिस्म के ऊपरी हिस्से से नीचे वाला हिस्सा भी कुछ कम मज़हका हेज न होता। कभी कैंची चप्पल, कभी एड़ी वाले जूते, कभी बगैर हील के कलर जूते, कभी मर्दाना शूज़, कभी खेलों के जोगर जो पाँव से बड़े या छोटे, जिनका किसी भी तरह कोई जवाब तलाश न किया जा सकता। बस बेचारे को जहाँ कहीं से जो कुछ मिलता पहन लेता, और इस चीज़ को खूब लचका पुचका कर रखता। उसके जिस्म पर चढ़ी हुई चीज़ या मेकअप या दुनिया के किसी कल्चर से मुताबिकत इसके लिए बेमानी थी। बेमानी चीज़ों का बेमानी जोड़ ही उसकी शख्सियत थी, और यही उसकी कायनात। तमाम बेढंगे इम्तियाज़ात के अलावा इसका जिस्म 6 फुट बांस जैसा था। कहीं कहीं जिस्म पर बराए नाम गोश्त था, पतली उंगलियां, पतली टांगें, शक्ल ऐसी कि देखते ही रहम खाने को जी चाहे। ना आवाज़ में कोई रोब, ना जिस्म में कोई ताकत। मर्दाना वजाहत कहाँ से जन्म लेती। आड़े तिरछे नकूश का शख्सी शोला था। बेचारा गुर्बत को आजमाइश समझकर ज़िंदगी बसर करता रहा, और ज़िंदगी भर दूसरों के लिए खिलौना बना रहा। बहुत से लोगों ने तो उसे सूखे और बेरस गन्ने से तशबीह दे दी थी। बाज़ औक़ात तो उसके बारे में बहुत ही मज़ाक़ाहेज़ जुमले सुनने को मिलते। कोई कहता आओ इस बांस से काइट पकड़ते हैं, कोई कहता इससे गटर खोलते हैं, कोई कहता इस बांस पर एंटीना लगाते हैं। गर्ज जितनी शरारती ज़बानें थीं, उतनी ही शरारती बातें। देखे तो कैसे बांस की तरह खड़ा है, क्या मुजाल के इधर उधर हो जाए। तारक भट्ट ने कहा, अरे बांस बांस की तरह खड़ा नहीं होगा तो क्या हमारी तरह खड़ा होगा। दूध में बेहिसाब पानी मिलाने वाले हीले ने कहा, ये गुमशुदा खंबा वापडा वालों के पास जमा करवा कर रसीद ले लेते हैं, वो इस पर तारें लगाकर बिजली चालू कर लेंगे। एक शरारती लड़के ने बिजली जैसी तेजी दिखाई। इन सब बातों के अलावा हम सब को इसकी दो बातें खूब मुतासर करती थीं, जिसकी वजह से हम उसे तंग करने में कोई कसर उठा न रखते। एक तो इसकी गैर हाजिर दिमागी थी, दूसरे उसकी जुबान में समुंदर की तहों जैसी खामोशी थी, जिस तक हम में से कोई नहीं पहुंच सकता था। हम उसकी खामोशी से शदीद हसद करते थे और कोशिश करते थे कि इसको इतना ज़्यादा तंग किया जाए कि वो बोले। हम हासिल थे, और हासिल लोग माशरे में खामोशी के साथ नुचड़ते चले जाते हैं, यूं कि दूसरों को खबर ही नहीं होती, जैसे सरसब्ज दरख्त के साथ कुछ टहनियाँ खुद बहुत सूख जाती हैं। उसके साथ कितनी ही छेड़खानी और मजाक कर लिया जाता, वो खामोश ही रहता, जैसे गरीब आदमी की खामोशी अमीर आदमी का हक है। समाजी तकरीबात, ब्याह शादी वगैरह में वो कम ही शरीक होता। अव्वल तो उसे किसी तकरीब में बुलाया ही ना जाता, और अगर किसी ने भूले से बुला लिया तो यूं नजर आता जैसे उससे ज़्यादा यतीम मस्कीन कोई नहीं। बेबस और रहम तलब शख्स बनकर खड़ा रहता। वो था ही रहम के काबिल। किस्मत के आगे इंसानी जहन बेबस है। किस्मत अच्छाई और बुराई की गैबी ताकत है, और किस्मत ने उसके साथ जीबो गरीब मजाक किया था। दुश्मन मुल्क की सरहदें क्रॉस करने से फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ हवा कितनी ही सरहदें क्रॉस की जाएं,
چھوٹے دتے کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ ہوتی۔ ہم بچپن میں اس کے ساتھ جانوروں جیسی حرکتیں کرتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے وہ دھتکارا ہوا شخص ہے، نہ ہی کبھی اس کی طرف سے کبھی کوئی وارث بن کر ہمیں منع کرنے آیا، نہ اسے اس حالت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہم اسے خوب دبانے کی کوشش کرتے۔ کئی عقل مند لوگ ہمیں لاکھ منع کرتے کہ اس کو تنگ نہ کرو، مگر ہم کہاں باز آنے والے تھے۔ وہ ہماری شرارتوں سے بے نیاز خاموشی سے کھڑا رہتا۔ اس کا مسکا ہیر وجود ہمیں اس کے ساتھ مذاق کرنے میں بے اختیار کر دیتا تھا۔ وہ گلی محلے میں چلتا پھرتا اور شرارتی لڑکے اس پر آوازیں کرتے رہتے یا گندی اور خطرناک چیزیں پھینکتے رہتے۔ وہ فنکشنوں میں آ کر کھڑا ہو جاتا تو عورتیں خلیہ دیکھ کر ترس کھاتیں، نوجوان لڑکیاں کھیکی کھیکی کر کے ہنستیں، یہاں تک کہ بڑے بوڑھے بھی تفریحی انداز میں دور کھڑے اس کی طرف دیکھتے رہتے۔ اس کے چہرے سے شرارتی لڑکیوں کی نظریں نہ ہٹتیں۔ مگر ایک دن نہ جانے کیسے مجھے معلوم ہو گیا کہ چھوٹے دتے کی خاموشی میں کرب کا ایک سمندر ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ ایک دن لڑکوں نے دیگوں کے نیچے سے اس پر کوئلے اٹھا کر پھینکے، جس پر وہ ذرا دور ہٹ گیا، اور پہلی بار، بالکل پہلی بار، مجھے اس کی آنکھوں میں رحم طلب آنسوؤں کی نمی تیرتی نظر آنے لگی، جسے اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں میں ہی کہیں سمیٹ لیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، چھوٹا دتا آخر کیا ہے، کون ہے؟ مگر شاید یہ وقتی احساس تھا، میں بھول گیا کہ چھوٹا دتا اصل میں کیا ہے۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس کی کھوج لگانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ وہ ہماری تفریح تھا، بس ایک دلکش تفریح۔ اب اس کے چہرے پر اداسی اور کئی کئی دن کے فاقے نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے تھے، کیونکہ اس کے چہرے پر پت جھڑ کا موسم رہنے لگا تھا۔ بظاہر تو اس کا فنکشنوں میں کھڑا ہونے کا مقصد کچھ رقم اکٹھا کرنا ہوتا تھا۔ صرف اتنا کہا کرتا کہ دودھ کے لیے پیسے دے دو۔ لوگ ترس کھا کر اس کو روپیہ 2-4 آنے دے دیتے۔ اس کے ہاتھوں میں 2-4 شاپر ہوتے۔ جب لوگ شادی یا مرگ کا کھانا کھا لیتے تو وہ لوگوں کی جوٹھن، بچے کچے نان، روٹیاں، بوٹیاں اور چاول شاپروں میں ڈال کر رخصت ہو جاتا۔ ہم اسے کئی سال تک اسی طرح کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ آہستہ آہستہ ہم جوانی میں داخل ہو گئے، مگر چھوٹے دتے کے چال چلن، اٹھک بیٹھک، عادات اور جسم میں کوئی فرق نہ آیا۔ صرف شیب اس کے چہرے پر کم نظر آتی تھی۔ اب ہماری جگہ کئی دوسرے لڑکوں نے لے لی جو اس کو تنگ کرنے کا فریضہ انجام دینے لگے۔ ہماری بے فکری کی جگہ پریشانیاں اور بچپنے کی جگہ ذمہ داریاں آ گئیں۔ اب ہم صرف اتنا کرتے کہ اس کو کبھی کبھار 2-4 روپے خیرات دے کر ایک طرح سے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہوتے۔ میں اور میرے خمخیال محمد علی کی کئی سالوں سے عادت بن چکی تھی کہ رات کا کھانا کھا کر تاج پورہ گراؤنڈ کے 2-4 چکر لگا کر کسی بینچ پر بیٹھ جاتے اور دنیا بھر کے موضوعات کو اپنے گپستان ریڈیو کی زینت بناتے اور تبادلہ خیال کرتے۔ اب ہم چھوٹے دتے کو کبھی کبھار یہاں دے کر اپنی شرارتی عادات پر توبہ کرتے۔ اچانک چھوٹا دتا کہیں غائب ہو گیا۔ لوگوں نے کیا سرائیاں شروع کر دی کہ مر گیا ہوگا یا کہیں اور چلا گیا ہوگا۔ ایک دن محمد علی نے بتایا، یار چھوٹا دتا کتنا مظلوم شخص ہے، تم سوچ نہیں سکتے۔ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ زندگی نے اس کے ساتھ کتنا گنونا اور عبرتناک کھیل کھیلا ہے۔ یہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی کے لیے ترس رہا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ اس کا اصل نام چھوٹا دتا نہیں، اور نہ ہی اس کا اصل نام کسی کو معلوم ہے، بلکہ جس شخص نے اس کو پالا تھا اس کا نام دتا تھا۔ وہ چند سال پہلے فوت ہو گیا ہے۔ کیونکہ چھوٹے دتے کو اس نے پالا تھا اور وہ جوان ہو کر بھی اس کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے لوگ اسے چھوٹا دتا کہتے ہیں۔ محمد علی نے کہا، تو کیا چھوٹا دتا دتے، میرا مطلب ہے کہ بڑے دتے کی اولاد نہیں؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، محمد علی نے جواب دیا۔ تو پھر یہ کس کی اولاد ہے؟ میں نے مزید حیرت سے پوچھا۔ یار دتا تو خود ہجڑا تھا، اس سے کون شادی کرتا؟ اور اگر کرتا ہو تو اولاد کہاں سے آتی؟ وہ تو فنکشنوں پر ناچ کر اپنی روٹی کماتا تھا، مگر وہ بڑا خبیث اور ظالم تھا۔ دتا اس کو کہیں سے اٹھا کر لایا تھا اور اس نے اس کو پالا تھا۔ وہ اس سے بڑا پیار کرتا تھا، اور اگر سچ پوچھو تو اپنا دل بہلاتا تھا۔ جہاں کہیں فنکشن پر جاتا اس کو ساتھ لے جاتا۔ آٹا گڑ اور لوگوں کے اپنے اوپر لٹائے ہوئے نوٹ اکٹھے کرنے کے لیے اس نے اس کا اپنا سہارا بنایا ہوا تھا۔ محمد علی ہمدردانہ لہجے میں بول رہا تھا اور میں انہماک سے سن رہا تھا۔
एक दिन दित्ते ने छोटे दित्ते को बताया कि वो इसका बाप नहीं और ना ही इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। बस उसने इसको अपनी जिंदगी का सहारा बनाने के लिए खरीदा था। एक दिन दित्ते ने छोटे दित्ते को बताया कि वो इसका बाप नहीं और ना ही इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। बस उसने इसको अपनी जिंदगी का सहारा बनाने के लिए खरीदा था। मैं तो बेंच से गिरते गिरते बचा और अपना सर पकड़कर सोच की अंधी खाई में गिर गया। उफ मेरे खुदा, दित्ता कितना जालिम था। उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती तो छोटे दित्ते को माँ की गोद से निकाल कर यूं बेयारो मददगार न छोड़ देता। ना सिर्फ ये कि दित्ते में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि ये कहो कि इसमें बेज़मीरी भी कूट कूट कर भरी हुई थी। मोहम्मद अली ने गहरे दुख के साथ कहा। इससे भी कुछ आगे है क्या? मैंने दरियाफ्त किया। हाँ, मोहम्मद अली ने जवाब दिया। वो क्या? मैंने पूछा। ये कि दित्ता जब तक जिंदा रहा, छोटा दित्ता इसकी मिन्नत समाजत ही करता रहा कि वो इसको इसके माँ बाप, घर बार, खरीदार या वर्षा का आता पता बता दे, मगर उसने कभी ना बताया। एक दिन बड़ा दित्ता मरने के करीब पहुंच गया। छोटे दित्ते ने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की। दित्ता मर गया, मगर उसने उसके वर्षा का पता ना बताया, बल्कि इसे खजां के दर्द पत्ते की तरह दुनिया की भीड़ और वीरानों में भटकने के लिए बेयारो मददगार छोड़ दिया। बड़े दित्ते के जनादे पर छोटे दित्ते की दिलदोज चीखों से मेरा जिगर फट रहा था। अब मालूम नहीं छोटा दित्ता बड़े दित्ते की मौत पर नुहा कना था या ये चीखें उसकी अपनी गुमशुदा जिंदगी के नाकाबिले बर्दाश्त कर्ब की वजह से थीं। इस दिन के बाद मैंने उसे मुस्तकिल गमज़दा पाया। अब मुझे यूं महसूस होने लगा कि जब हम शुरू में अपने बचपने की वजह से उसे छेड़ते थे, गैर महसूस अंदाज में उसकी आंखें हर लम्हा जीवन के लिए तरसती रहती थीं। और अब बड़े दित्ते की मौत के बाद मेरा ये एहसास दोचंद हो गया कि ये अब जिंदा रहने के लिए मजबूर है। इसके बेढंग और बेजोड़ लिबास अगर जब भी इसकी जिंदगी के रंग हैं, मगर उसका जहन अपनी बेखबरी से आगाह है। इसकी जिंदगी रोशनी, माँ बाप की मोहब्बत और जीजो कारब के सहारे के लिए तरसती रहती है। मौत इसको रोज मिलती है, मगर जिंदगी कहीं नहीं मिलती। इसकी जिंदगी किन चीज़ों में है? बेदाखिर हम कह सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानता, मगर शायद इसको किसी की ज़रूरत है, शायद इसको किसी की ज़रूरत पड़े, या शायद इसको किसी की ज़रूरत नहीं। वो एक दिन मुझे सड़क किनारे हाथों में कुत्ते का एक पिल्ला पकड़े बैठा हुआ नजर आया। मैंने उसके पास से गुजरते हुए उसकी बारी आंखें देखकर पूछा, क्या रात को सोए नहीं? उसने मगमूम लहजे में जवाब दिया, मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आती। इंसानों से डर लगने लगा है। दिमाग में मेहें गड़ी हैं। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, कहाँ चले गए थे? उसने परेशान नजरों से मेरी तरफ देखकर अपनी कमीज का पिछला हिस्सा उठा दिया। पिछले हिस्से पर पसलियों के नीचे एक कट लगा हुआ था। बहुत जबत के बावजूद मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसको अगवा करके किसी ने उसका एक गुर्दा निकाल लिया था। मेरी आप दीदा आंखें देखकर वो पिल्ले को उठाकर पास की एक खंडर के अंदर चला गया। खंडर की खस्ता हाल दीवारें टूट फूट का शिकार थीं और जा बजा दरवाजों के रंग उड़ चुके थे। मैं छोटे दित्ते के पीछे उस खंडर के अंदर चला गया। अंदर और भी बहुत से रंग बिरंगे पिल्ले और कुत्ते थे, जो कि जा बजा पड़ी कुनालियों और दूध के बर्तनों में से खाने पीने की चीजें खा रहे थे। मैंने पूछा, छोटे दित्ते, इन सब को तुम पालते हो? तो उसने जवाब दिया, हाँ, मैं इनका वारिस हूँ। क्या तुम्हारा भी कोई वारिस है? मुझे उसे कुरेदने का मौका मिल गया, मगर उसने सर को झटक दिया। पता नहीं। चंद दिन बाद बल्दिया का अमला कुत्ते मार मुहिम के तहत कुत्तों को जहर देने आ गया। छोटा दित्ता अपना सबसे प्यारा पिल्ला उठाकर मुजाहमत करने लगा। अमले ने कीमे में मिला हुआ जहर कुत्तों और पिल्लों के आगे फेंक दिया। सब जहर मिला कीमा खाकर तड़पते हुए छोटे दित्ते के पांव से चिमटने लगे। छोटे दित्ते की आवाजें चीख चीख कर गले में फंस रही थी। ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो बेजुबानों को? मेरा इनके सिवा कोई नहीं। अमले के आदमी छोटे दित्ते के हाथों में पकड़ा हुआ पिल्ला जिंदा छीनकर और तमाम मुर्दा कुत्ते ट्रक में डालकर ले गए। तमाम मज़ाहमत बेकार रही। छोटा दित्ता ऐसे दाड़े मार मार कर रो रहा था जैसे जालिम उसके जीजो करबा की लाशें छीन कर ले जा रहे हों। मैं ये मंदिर कैसे देख सकता था, मगर देख रहा था। कुछ कहना चाहता था, मगर कहने के लिए क्या था? मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब वो मेरी और मेरे दोस्तों की शिकारगाह हुआ करता था। मैंने तकलीफ से आंखें बंद कर लीं। छोटा दित्ता बार बार मेरी आंखों में मजलूम ह्योले की तरह
رکھنا تھا۔ ایک دم مجھے محسوس ہوا جیسے وہ میرا مان جایا ہو۔ یہ سوچتے ہی میرا سر گھوم گیا اور پھر میں کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر آ گیا۔ میں سونا چاہتا تھا مگر نیند کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو چھوٹا دتا اور اس کے ورثہ میری آنکھوں میں آنسو بن کر تیرنے لگے۔ صبح سب سے پہلے جو خبر مجھے ملی وہ چھوٹے دتے کے بارے میں تھی کہ رات کو چھوٹے دتے نے خود کو آگ لگا کر تڑپ کر اپنی جان دے دی ہے۔